सोनम, जल्दी से चाय दे दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज चाय नहीं बन पाएगी। चाय नहीं बनेगी? क्यों? क्योंकि चाय के लिए दूध नहीं है। अरे दूध तो मैं लाया था ना कल शाम को, पूरे 3 लीटर। कहाँ चला गया? अरे जाएगा कहाँ, इतनी गर्मी पड़ रही है, फट गया। 3 लीटर दूध फट गया? अरे फ्रिज में नहीं रखा था क्या? क्या क्या रख दे उस बित्ते भर के फ्रिज में? इतना बड़ा परिवार है और फ्रिज ये डिब्बिया भर का रख रखा है। बस नाम का फ्रिज है घर में, कोई सामान रखने की इसमें जगह ही नहीं होती। 1000 बार कहा है आपसे कि एक बड़ा फ्रिज ला दो, लेकिन आपके कान पर कौन सा जूं रेंग रही है? किसी को भी फर्क कहाँ पड़ता है इस घर में? झेलना तो हमें पड़ रहा है ना। आप बिल्कुल सही कह रही हो भाभी। अभी मम्मी जी आएंगी मुंह पर हाथ रखती हुई, हाय राम मेरे बेटे बिना चाय के ऑफिस जा रहे हैं। ये सबको दिखता है इस घर में 3 लीटर दूध का नुकसान हो गया, लेकिन हम दोनों का जो दिन रात की नींद और चैन उड़ा हुआ है उसकी किसी को चिंता नहीं। अरे रात में भी नींद खुल जाए तो सबसे पहले मन में यही ख्याल आता है, कहीं फ्रिज से बाहर छूट गया सामान खराब तो नहीं हो गया। अरे काव्या, कल रात को तो मैंने रात में 1 बजे उठकर दूध उबाला था, लेकिन देख ले फिर भी फट गया। भाभी मैं तो कह रही हूँ, जब किसी को इस घर में फर्क ही नहीं पड़ता तो हम क्यों अपनी नींद खराब करें। मैं तो कल से बिल्कुल टेंशन लेने वाली नहीं हूँ, जो सड़ता है सड़े मेरी बला से। अरे 1 कप चाय क्या मांग ली तुम दोनों से? ऐसे ततैये की तरह आकर डंक मारने लगी जैसे तुम्हारे छत्ते में हाथ डाल दिया हो किसी ने। चाय नहीं पिलानी तो ना पिलाओ, सुबह सुबह दिमाग खराब तो मत करो। देख रही है ना भाभी, बस सुनने से ही इन दोनों को इतना कष्ट हो रहा है और हम तो रोज ये झेल रहे हैं। हमारे मन से भी तो पूछो। अरे चलो दीपक भैया, हम अपने काम पर चलते हैं। इन दोनों देवरानी जेठानी को तो बात बात पर मुंह नोचने की आदत हो गई है। अच्छा, हम मुंह नोच रहे हैं? सोनम की बात का जवाब दिए बगैर नवल और दीपक टिफिन लेकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद, अरे भाभी ये फ्रिज में इन छोटी छोटी कटोरियों में भरकर क्या रखा है? अब समझ में आया, कोई भी सामान रखने को फ्रिज में जगह क्यों नहीं बचती। मुझे तो पता ही नहीं इन कटोरियों में क्या है। मम्मी जी पता नहीं 3-3 दिन पुरानी सब्जियां रखकर बैठी रहती है। तुम तो जानती हो ना मैं बासी खाती हूँ ना खिलाती हूँ। हाँ, मैं सब जानू तुम दोनों को। राम मिलाई जोड़ी है तुम दोनों देवरानी जेठानी की। मिनट में लड़ मरोगी, मिनट में इतने मिठास हो जाएगी कि एक दूसरे के पेट में ही घुस जाओ। तुम दोनों तो बड़े राजा महाराजा के घर से आई हो ना कि बासी ना खाओगी। अरे भाई, हम तो गरीब बाप की बेटी हैं और यूं अन्न बर्बाद करना हमारे बाप ने तो सिखाया को नहीं। इसलिए जो भी फ्रिज में रखा है ना, चुपचाप रखा रहने दे। इस कटोरी में चटनी रखी है और उसमें जो 3 दिन पहले हलवा बना था वो रखा है, और उस प्लास्टिक के डिब्बे में मैंने परसों का राजमा रखा है। मम्मी जी बात अमीरी गरीबी की नहीं है। आपने ये 4-4 चम्मच खाना बचाकर जो फ्रिज में रखा है, उससे जो चीजें जरूरी है उनके लिए भी फ्रिज में जगह नहीं बन पा रही। आप ऐसा करो, ये बासी आधी कटोरी सब्जियां बाहर निकालो तो हम कुछ जरूरी सामान इस पे रख दे। वैसे भी आज इतना सारा आटा बच गया है, फ्रिज में नहीं रखा तो ये भी खराब हो जाएगा। ऐसा है कि आटा उतना ही गूंथा करो जितने की जरूरत हो। और अब तुम दोनों साइड में हो जाओ। चलो, मुझे ये टमाटर का सूप फ्रिज में रखने दो। फ्रिज में तो आटा जाएगा, आप सूप बाहर डाइनिंग टेबल पर रख दो। सबसे जरूरी चीज होती है दूध, इसलिए फ्रिज में बस दूध जाएगा। सुबह भी दीपक जी बिना चाय के गए हैं, अब मैं दूध को खराब नहीं होने दूंगी। अपना अपना सामान फ्रिज में रखने के लिए तीनों सास बहुओं में जोरदार बहस होने लगती है। ठीक है, अगर मेरा सामान फ्रिज में नहीं रखा जाएगा तो किसी का भी नहीं रखा जाएगा। खड़े रहो सब अपना अपना सामान हाथ में लेकर। ऐसा है ना काव्या, तुम देवरानी हो इसलिए अपनी लिमिट में रहो। आज तो मैं ही अपना सामान रखूंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे मैं रोकूंगी तुझे। ये ले रख दिया हमारा सूप, अब तू बिगाड़ ले। मेरा क्या बिगाड़ेगी? बिगाड़ तो मैं लूंगी, मुझसे पंगा लिया है ना आपने। मैं भी आज खाना बनाने से रही, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। अब जब तक इस मुद्दे का कोई हल नहीं मिल जाता, मैं रसोई में पैर नहीं रखने वाली। मैं भी नहीं बनाने वाली। इस रोज रोज की झिकझिक से मन उब गया है मेरा तो। अब या तो इस फ्रिज की प्रॉब्लम सॉल्व कराओ या फिर होटल से खाना मंगवा कर खा लो। मैं तो आज धरने पर बैठ रही हूँ। दोनों बहुएं अपना अपना निर्णय सुनाकर अपने कमरों की ओर निकल गई। अरे मैंने भी बिना बात के इन दोनों से पंगा ले लिया। दोनों की दोनों मुंह फुलाए बैठी हैं। अब क्या करूं? चाय का समय हो रहा है और ये दोनों मुंह बिचका कर निकल गई। लगता है आज खुद ही चाय बनाकर पीनी पड़ेगी। चाय के बाद, अरे नवल बेटा, आज खाना नहीं बना है तो तुम बाहर से कुछ लेते हुए आना। ये दोनों तो रसोई में पैर भी नहीं रख रही। अरे सुबह भी हम बिना चाय पिए ही निकल गए थे और अब आप कह रही कि बाहर से खाना ले आऊं। पैसे क्या पेड़ पर उग रहे हैं?
इतने बड़े परिवार के लिए होटल से खाना लाना मतलब कम से कम 1200 रुपए का चूना लगना तय है। देख बेटा, तुम दोनों की बीवियां धरने पर बैठ गई हैं। कहती है जब तक बड़ा फ्रिज नहीं आ जाता रसोई में पानी भी गर्म नहीं करेंगी, खाना बनाना तो दूर की बात है। पता नहीं क्या मुसीबत है। माँ आप रुको, मैं भैया से बात कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। नवल और दीपक घर पहुंचकर, देखो सोनम, अभी मेरा हाथ तंग चल रहा है। ऐसे अचानक से फ्रिज कैसे ला सकते हैं? ऐसे बचकानी बातें करते हुए तुम्हें कम से कम एक बार सोचना तो चाहिए था। मुझे ना आप समझदारी का पाठ पढ़ाना बंद कर दो। आप 5 साल हो गए आपसे नया फ्रिज खरीदने को कहते हुए, लेकिन इस घर में तो सबने कानों में रुई लगा रखी है, कोई सुनने वाला है ही नहीं है। 5 साल में परिवार में 3 नए बच्चे जुड़ गए, हम 6 से 9 हो गए, लेकिन आप लोग बड़ा फ्रिज नहीं ले पाए। भाभी मैंने तो सोच लिया है, अब तो डील होगी डील। फ्रिज आएगा तो खाना बनेगा वरना नहीं बनेगा। दोनों देवरानी जेठानी के हठ देखकर दीपक और नवल घर से निकल जाते हैं। भैया लगता है इस बार बात हाथ से बाहर निकल गई है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सही बताऊं तो इसी महीने टैक्स पे किया है। मेरी तो पहले ही कमर टूटी हुई है, अभी तो बिल्कुल जेब खाली है। सारी बात पैसों पर आकर ही तो अटक जाती है। अरे मैं भी तो सालों से इसीलिए टाल रहा हूँ ना, क्योंकि बड़े फ्रिज के लिए पैसे भी तो बड़े लगेंगे, और इतने रुपया अचानक कहाँ से लेकर आऊं? ऐसा करते हैं, EMI पर एक बड़ा सा फ्रिज ले लेते हैं। ये दोनों भी खुश हो जाएंगी और सुबह शाम की लड़ाई भी बंद हो जाएगी। और कहीं ना कहीं तो बात तो इन दोनों की ठीक ही है ना। हम 9-10 लोगों के परिवार में वो छोटा सा फ्रिज आखिर कब तक साथ निभाएगा। घर में फ्रिज का झगड़ा बंद करने के लिए दोनों भाई एक फ्रिज की दुकान में पहुंच जाते हैं और वहां पर जो उन्हें सबसे बड़ा फ्रिज दिखाई देता है उसे किश्तों पर खरीद कर घर की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद, काव्या जल्दी से कुछ मीठा बना लो। बोला ना मैं धरने पर बैठी हुई हूँ, मीठा खट्टा कुछ नहीं बनाने वाली आज। अरे भाग्यवान, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा नया फ्रिज आ रहा है तब भी नहीं बनाओगी। क्या क्या बात कर रहे हो? फ्रिज आ रहा है? कहाँ है? रिक्शा वाला लेकर आता ही होगा, हम दोनों बुक करके आए हैं। सोना भाभी जल्दी आओ, हमारा फ्रिज आ रहा है। ऐसा करते हैं, कुछ स्पेशल बना लेते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है वाकई आज तो। थोड़ी देर में रिक्शा वाला फ्रिज लेकर आता है। अरे भाभी इतना बड़ा फ्रिज ले आए ये लोग तो। बाबा 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 मजा ही आ गया। और उसका फ्रीजर तो देखो कितना बड़ा है। मैं तो रोज इसमें आइसक्रीम जमाऊंगी। आइसक्रीम क्या, तुझे तो गर्मी भी बहुत लगती है ना, तू इसी में सो जाया करना। फ्रिज में कौन सोता है? कैसी बात करती हैं भाभी आप? अरे मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच्ची ये फ्रिज तो इतना बड़ा है कि हमारी सारी शिकायत ही दूर हो गई। अरे अब तो मैं किचन के मसाले, मैदा, सूजी भी फ्रिज में ही रखूंगी। बार बार कीड़े पड़ने के कारण खराब हो जाते थे। हाँ भाभी, और मैं अपने लिपस्टिक और लिप बाम रखने के लिए भी फ्रिज में जगह बना लूंगी। गर्मियों में बिल्कुल बेकार हो जाती थी। और आपको पता है अब मैं पोटैटो क्यूब भी बनाकर फ्रिज में रखूंगी, उससे ना डार्क सर्कल्स खत्म हो जाते हैं। मुंगेरी लाल के सपने पूरे हो गए हो, तब जरा ये भी सोच लो कि इतने बड़े पहाड़ जैसे फ्रिज को रखोगी कहाँ? बात तो मम्मी जी की बिल्कुल सही है। अरे इतना बड़ा फ्रिज रखेंगी कहाँ? किचन में तो वैसे भी जगह नहीं है। वहाँ तो छोटा वाला फ्रिज ही बड़ी मुश्किल से आ पाता था। अगर रसोई में इतना बड़ा फ्रिज रख देंगे तो रसोई में से आने जाने की भी जगह नहीं बचेगी। किचन में तो ये फ्रिज नहीं आ पाएगा। ऐसा करते हैं, आप दोनों के कमरे में से किसी भी कमरे में ये फ्रिज रखवा लेते हैं। अरे मेरे कमरे में तो बिल्कुल जगह नहीं है। बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल के बाद जगह कितनी बचती है कमरे में जो उस पर फ्रिज रख लूँ? वैसे भाभी आपका कमरा मेरे कमरे से थोड़ा बड़ा है। ऐसा करते ये फ्रिज ना सोनल भाभी के कमरे में ही रखवा देते हैं। बड़ी आई मेरे कमरे में फ्रिज रखने वाली। अरे मेरा कमरा 1st फ्लोर पर है और किचन ग्राउंड फ्लोर पर। अब फ्रिज से सामान निकालने के लिए क्या बार बार सीढ़ियाँ चढ़कर मेरे कमरे में जाओगे? काव्या तुम नीचे रहती हो इसलिए फ्रिज तुम्हारे कमरे में ही जाएगा। बड़ी चालाक हो भाभी आप, बड़ी सफाई से बच निकली हैं। ठीक है, अगर मेरे कमरे में फ्रिज रखा जाएगा ना तो उसमें सिर्फ मेरा ही सामान जाएगा। आप लोगों का कोई भी सामान रखने नहीं दूंगी। जो कष्ट झेलेगा मेवा भी उसे ही मिलेगा। वैसे ना माँ जी काव्या बिल्कुल ठीक कह रही है, उसके कमरे में जगह ही कहाँ है। और उसके कमरे में फ्रिज चला गया तो बच्चों को खेलने की भी जगह नहीं बचेगी। एक आइडिया है मेरे पास। आपके कमरे में तो कोई ज़्यादा सामान भी नहीं है, क्यों ना फ्रिज आपके कमरे में रख दिया जाए। फ्रिज आपके कमरे में रहेगा तो किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। क्या मेरे कमरे में? बड़े चालाक है दोनों के दोनों। खुद तो साफ बचकर निकल गई और पूरी की पूरी बाजी मेरी ओर घुमा दी। अब मुझे ऐसा फंसा दिया है कि मना भी नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है, रख लो।
काफी देर तक सलाह मशवरा करने के बाद निर्मला और दोनों बहुएं मिलकर फ्रिज को निर्मला के कमरे में फिक्स कर देते हैं। बड़ा फ्रिज आ जाने के कारण घर में सब बहुत खुश थे और सबने अपना अपना कुछ न कुछ सामान उसमें लाकर रख दिया। सारा काम खत्म करने के बाद सभी लोग सोने चले गए थे। निर्मला की भी आंख लग गई थी। तभी किसी के दरवाजा पिटने की आवाज उसे सुनाई देती है। अरे काव्या बहू, इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मम्मी जी, वो मुन्ना ना जरा चॉकलेट मांग रहा था। चॉकलेट सारी फ्रिज में रखी हुई है ना, तो चॉकलेट लेने आई थी। अच्छा ठीक है, ले जाओ। निर्मला दरवाजा बंद करके लेटती है कि थोड़ी देर बाद फिर उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। वो उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने फिर से काव्या खड़ी है। अरे तुम फिर आ गई, अब क्या हो गया? सॉरी मम्मी जी, आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैंने ना फ्रीजर में आंखों के ऊपर लगाने के लिए पोटैटो क्यूब्स रखे थे, बस वही लेने आई थी। उससे लगाकर थोड़ा मसाज कर लेती हूँ। अच्छा जो भी लेना है जल्दी लो, और भगवान के लिए अब दोबारा मत आना। माफ कीजिए मम्मी जी, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी। आप ना आराम से सो जाइए। निर्मला दरवाजा बंद करके जैसे ही आंख बंद करती है, थोड़ी देर में फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज। अब की बार तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं था। पैर पटकते हुए वो दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने सोनम खड़ी है। अरे क्या नाटक बना रखा है तुम लोगों ने? हर मिनट में कोई ना कोई दरवाजा खुलवाने के लिए चला आता है। चैन से सोने भी दोगे या नहीं? अरे मम्मी जी क्या हो गया? मैं तो अभी अभी आई हूँ। उससे पहले भी कोई आया था क्या? हाँ बेटा, अब तुम अकेली बहू तो हो नहीं, एक बहू और भी है हमारे घर में। तुमसे पहले दो बार आकर गई है, अब 2 बार तुम भी आओगी, है ना? नहीं, मैं 2 बार नहीं आने वाली। मुझे बस अपना लिप बाम चाहिए था। बाहर रखने से ना पूरा पिघल के खराब हो जाता है। वैसे मम्मी जी आपको एक सलाह दूं, अब दरवाजा बंद करके क्यों सो रही हैं? ऐसा करिए ना, दरवाजा खुला ही छोड़ दीजिए, फिर आपको बार बार उठकर दरवाजा खोलने और बंद करने की मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी। नहीं, मुझे दरवाजा बंद करके सोने की आदत है। दरवाजा खुला रहेगा तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। तुम्हें जो भी सामान लेना है लो और मेरी जान छोड़ो। अब तो ये रोज का हो गया था। दोपहर हो या रात, जैसे ही निर्मला सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटती, कोई ना कोई फ्रिज के बहाने आकर उसके कमरे का दरवाजा खटखटा देता। 1 सप्ताह के अंदर ही निर्मला के सब्र का पैमाना छलक गया था। ऐसा है, फ्रिज को आज के आज मेरे कमरे से बाहर निकालो, वरना मैं उसे उठाकर सड़क पर फेंक दूंगी। ऐसा क्या हो गया माँ? क्यों इतनी नाराज हो रही हो? पहले तो आप तीनों ने बड़ा फ्रिज लाने के लिए पूरा घर सर पर उठा रखा था, और अब उसे बाहर फेंकने की बात कर रही हैं। अरे मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। जिस दिन से यह फ्रिज मेरे कमरे में आया है, 1 मिनट भी चैन से नहीं रही मैं। इन लोगों ने पूरा दिन कोई ना कोई फ्रिज में से सामान लेने के बहाने आकर मेरे कमरे का दरवाजा पीटा है। अरे थक गई हूँ पूरा दिन दरवाजा खोल खोल कर। इसलिए अभी क्या अभी इस फ्रिज को मेरे कमरे से बाहर निकालो। मैं अभी से 1 मिनट भी अपने कमरे में नहीं रख सकती। लेकिन माँ, अगर आप फ्रिज अपने कमरे में नहीं रखेंगी तो फ्रिज जाएगा कहाँ? इस छोटे से घर में फ्रिज को रखने की जगह भी तो नहीं बन पा रही है। तो बेटा ये बात तो तुम्हें फ्रिज खरीदने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। फ्रिज खरीदते समय तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई थी, तब तुमने ये बात नहीं सोची कि इतना बड़ा फ्रिज रखेंगे कहाँ। गलती तो हुई है माँ, लेकिन अब फ्रिज आ ही गया है तो इसको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा है, तुम दोनों अपने अपने कमरों में ले जाकर एडजस्ट करो। मैं तो हाथ जोड़ चुकी हूँ। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं अपने कमरे में फ्रिज रखने दूंगी। निर्मला के फ्रिज अपने कमरे में रखने से मना करने के बाद बारी बारी से दोनों बहुएं भी फ्रिज को अपने कमरों में ले जाती है, लेकिन हर बार जगह कम होने की दिक्कत के कारण फ्रिज वहां से भी बाहर आ जाता है। देखिए, हम मानते हैं कि हमने ही कहा था कि हमें बड़े फ्रिज की जरूरत है, लेकिन ये भी तो नहीं कहा था कि आप इतना बड़ा फ्रिज ले आओ कि उसे रखने के लिए घर में जगह ही ना बने। अब आप इस मुसीबत को लेकर जाओ और दुकान पर वापस करके आओ। हमें नहीं चाहिए ये फ्रिज। अरे आप लोगों का दिमाग खराब है क्या? कौन सा दुकानदार ऐसा होगा जो सामान घर लाने के 20 दिन बाद उसे वापस ले लेगा? हम लोग किस्तों पर ये फ्रिज लेकर आए हैं। अब तुम इस फ्रिज को रखो या फेंको, किस्त तो हमें भरनी ही पड़ेगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा करते हैं, हम किसी को कम दाम पर बेच देते हैं और जो पैसे मिलेंगे ना, उनसे एक छोटा फ्रिज खरीद लेंगे। वैसे तो ये बहुत ही वाहियात आइडिया है कि अपना 40,000 का फ्रिज आधे दाम में बेचकर एक छोटा फ्रिज खरीद ले, लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी है कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा। ठीक है, आज ही जाकर दुकानदार से बात करता हूँ। अगर कुछ कम पैसों में वो ये फ्रिज वापस लेने को तैयार हो जाए तो उसी दुकान से हम दूसरा फ्रिज उठा लेंगे। नवल और दीपक दुकानदार के पास जाते हैं और उसे अपनी समस्या समझाते हैं, पर दुकानदार तो टस से मस नहीं होता और 40,000 के फ्रिज को अंत में वो बेचारे 25,000 में बेचकर एक छोटा फ्रिज लेकर अपने घर वापस आते हैं। आप लोगों ने वो वाली कहावत तो सुनी होगी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना।
तो बेचारी बहुओं के साथ वही हुआ और फ्रिज के नुकसान की भरपाई दोनों बहुओं ने अपनी अपनी गुल्लक फोड़ कर की। सुमन अपने कमरे में रो रही होती है, तभी उसकी छोटी भाभी गीता आती है और झाड़ू फेंकते हुए कहती है, अब रोने से क्या होगा सुमन, जो होना था वो हो गया। तेरी किस्मत में ना शादी है ही नहीं। चल उठ और जाकर झाड़ू लगा, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। भाभी, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और आप झाड़ू की बात कर रही हो। मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरी जिंदगी हमने खराब करी हो। अरे तेरे कर्म ही ऐसे हैं, पिछले जन्म में कुछ बुरा करा होगा जो तुझे भुगतना पड़ रहा है। सही है। अच्छा चल अब जल्दी से घर का काम कर, नौटंकी मत कर। भाभी मैं थोड़ी देर में कर दूंगी का। अभी मुझे थोड़ा अकेला रहना है, प्लीज मुझे अकेले रहने दीजिए कुछ देर के लिए। सुमन को उसकी छोटी भाभी गीता सुनाई जा रही होती है, तभी उसकी बड़ी भाभी मीनू वहां आती है। तुझे मैंने कहा था ना, मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, धोने हैं। तेरी शादी तो हो नहीं रही, इतना खर्चा हो गया और ऊपर से घर गंदा पड़ा है, मेरे कपड़े गंदे पड़े, कौन करेगा साफ? मीनू भाभी, गीता भाभी तो वैसे ही कुछ समझ नहीं रही। कम से कम आप तो मेरी बात समझो। इतना सब कुछ हो गया है, मेरी शादी टूट गई है और आप लोगों को घर के कामों की पड़ी है। मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है ना। अरे तेरे माँ बाप गुजर गए, यहाँ हम तुझे पाल रहे ना। तू अपने भाई भाभीयों के ऊपर तो है और ऊपर से हमें बोल रही है कि हम तेरे साथ इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही तेरी, है? कहीं की महारानी है जो सब लोग तेरे दुख को लेकर बैठे रहे। भाभी मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रही हूँ, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मेरी भाभीयों को मेरी इतनी चिंता है। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद आप लोगों ने मुझे पाला पोसा है। मैं आप लोगों को भला क्यों कुछ कहूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अभी जो मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया है, उसके बाद घर का काम जरूरी है क्या आप लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि तेरी शादी तो टूट गई है, तो घर के काम थोड़ी ना रुक जाएंगे, हैं? वो सब तो होना ही है। और एक बात बता, अगर घर के काम तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? तू क्या चाहती है? तेरी भाभीयों को पहले ही तेरी चिंता है और अब घर का काम भी हम ही करें? वही तो दीदी, मैं भी यही कह रही हूँ सुमन से, लेकिन उससे तो हम उसके दुश्मन लग रहे हैं। अरे शादी टूट गई है, हमें भी दुख है उसका, लेकिन हम उसके दुख को लेकर बैठे थोड़ी ना है। और ऊपर से घर का काम वाम तो होना ही चाहिए। मुझे तो इतनी टेंशन हो गई कि मेरा बीपी लो हो गया है, वरना ना मैं खुद ही कर लेती। अरे बताया क्यों नहीं गीता तूने बीपी लो है? बता देती, मैं तुझे दवाई दिला कर ले आती। अब इतना सब हुआ है, हम लोगों को भी इतनी टेंशन है ना। इतनी मुश्किल से इसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढा, शादी की तैयारी करी और अब शादी टूट गई। अरे तो हमें भी तो दुख है ना, पर हमारी टेंशन कौन समझेगा गीता? नहीं भाभी, आप कोई चिंता मत लो, मैं घर का काम कर लूंगी। सुमन की दोनों भाभियां उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और घर का सारा काम करवाती रहती है। सुमन बेचारी अपनी भाभियों के आगे कुछ बोलती नहीं और घर का काम करती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुमन फोन में वीडियो देखकर बहुत हंस रही थी। ये देखकर मीनू सुमन से कहती है, क्यों महारानी, अभी शादी टूटे हुए 1 महीना भर नहीं हुआ और तेरी बत्ती सी निकल रही है। कोई गम नहीं है क्या तुझे शादी टूटने का, या फिर कुछ ज्यादा ही खुशी है अपनी शादी टूटने की? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, वो तो बस मैं एक वीडियो देख रही थी ना, तो देखकर मुझे हंसी आ गई। और आप ही ने तो कहा था शादी टूट जाने से मेरी जिंदगी नहीं रुकती, तो मुझे अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही होगा ना। मैंने जिंदगी में आगे जरूर बढ़ने को कहा था, लेकिन ऐसे हंसी गुलछर्रे उड़ाने को नहीं। अरे जिस लड़की की शादी टूट जाती है उसका तो रंग उतर जाता है, और एक तू है जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि तेरी अभी शादी टूटी है। तुझे देखकर तो सब यही कहेंगे तूने ही लड़के वालों को भगाया है। कहीं चक्कर चल रहा है क्या तेरा? भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मेरा कहीं कोई चक्कर नहीं चल रहा। और भला मैं क्यों लड़के वालों को भगाऊंगी? मैं तो चाहती थी कि मेरी भी शादी हो, मेरा भी घर बसे। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरी सारी सहेली की शादी हो चुकी है, बस मेरी नहीं हुई। मुझे अच्छा थोड़ी ना लगता है अपने मायके में ऐसे बैठे रहना। लेकिन तेरे लक्षण तो ये नहीं कह रहे कि तुझे अच्छा नहीं लगता। देख अभी भी बोल रही हूँ, सुधर जा। अगर तूने लड़के वालों को भगाया है ना तो कह देती हूँ अच्छा नहीं होगा।
चुपचाप से जो हम कहते हैं वही कर। पता नहीं क्या चाहती है, कब तक हमारी छाती पर मूंग दलती रहेगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर सुमन बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी भाभी ने उसे काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुना दी थी। लेकिन फिर भी सुमन अपनी भाभी की बातों को दिल पर नहीं लेती और घर के कामों में लग जाती है। कुछ दिनों बाद प्रेस करते हुए सुमन के हाथों से गीता की साड़ी जल जाती है। ये देखकर गीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और तुरंत सुमन को एक जोर से थप्पड़ मार देती है। मेरी इतनी महंगी साड़ी तूने जला दी? तुझे पता भी है कितने की आई है? तेरी माँ छोड़ कर नहीं गई थी जो तूने जला दी। भाभी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये साड़ी बहुत महंगी है, मुझसे गलती ना हो जाए और ये ना जल जाए, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा था कि इसे बाहर से प्रेस करवा लो। तुझे काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बना रही है। बोल रही है बाहर से प्रेस करवाओ। अरे बाहर से करवाना है तो तू किस लिए घर पर पड़ी है? तो क्या घर पर बस मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए है? भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ये मेरा भी तो घर है ना, मैं अपने घर में रहती हूँ, इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? आज तक भैया ने कभी मुझे ये नहीं कहा जो आप कह रही हो। तेरा भाई तो अपनी बहन के मुंह में पागल है, लेकिन मैंने थोड़ी ना अपनी शादी तुड़वा ली है। घर पर बैठी रहती है, शर्म तो आती नहीं। ये घर अब तेरा नहीं हमारा है। आप दोनों भाभी ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे मैंने अपनी शादी खुद ही तुड़वाई हो? मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे दोष देना बंद करो भाभी। बस करा, बस कर। जब देखो नाटक करती रहती है, रोना दिखाकर अपने भाई को ही पागल बनाया कर। लेकिन तेरी सच्चाई से हम दोनों भाभी अच्छे से वाकिफ हैं। घर का काम करना है नहीं, और काम कुछ बोल दो तो रोने लग जाती है कोने में। आज के बाद तू रोते हुए दिख गई ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, समझी? अब हम जब जो काम बोले वो काम किया कर, और बिना कोई गलती के। ठीक है भाभी। सुमन को अपने ही घर में एक नौकर की तरह रखा जा रहा था। सुमन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी शादी टूट गई थी और शादी टूटने का पूरा दोष उसकी भाभीयों ने सुमन पर ही लगा दिया था। सुमन की भाभी हर रोज उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करती। खुद परेशान होने के बाद भी सुमन कुछ नहीं कह पाती। कुछ दिनों बाद सुमन पोछा लगा रही होती है और उसकी दोनों भाभियां गंदे पैर लेकर अंदर चली आती है। ये देखकर सुमन कहती है, भाभी, मैंने अभी पोछा लगाया है और आप दोनों गंदे पैर लेकर अंदर चली गई। देखो, पूरा वापस से घर गंदा हो गया, मुझे दोबारा से पोछा लगाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, एक बार कर लिया तो घिस गई क्या, जो दोबारा नहीं कर पाएगी है? और रही बात गंदे होने की, तो ये तो तुझे वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार हो या 100 बार, तुझे बार बार करना ही पड़ेगा, और बिना किसी सवाल जवाब के। वैसे भी तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक तो छोड़ा नहीं। अब घर का काम तो कर ले, उसी में हमें संतुष्टि मिल जाएगी कि तू किसी काम की तो है। वरना तुझे देखकर तो यही लगता है कि तू बस हमारा खून जलाने आई है। तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़कर चले गए। और नहीं तो क्या, माँ बाप पर भी बोझ ही बन रही थी। माँ बाप से बोझ उठाया नहीं गया, इसलिए बेचारे चल बसे। सुमन की दोनों भाभियां उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचती। पूरे घर में गंदे पैर लेकर अंदर चली जाती है। सुमन दोबारा पोछा लगाने लगती है और ये सब सुमन की दोस्त रिया देख लेती है और वो अंदर आती है। सुमन, कैसी है तू? ठीक है? और ये क्या, घर का काम तू क्यों कर रही है? तेरी दोनों भाभी हैं, क्या तेरी कोई मदद नहीं करता? मेरी दोनों भाभी हैं, मेरी मदद करना तो दूर की बात है, मेरा काम बस बढ़ाती रहती हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। अरे लेकिन तू अपनी दोनों भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं? और तू इस घर की बेटी है, अपनी भाभीयों की ननद, वो तेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और तू चुपचाप सह क्यों रही है? दोनों भाभीयों ने मेरी शादी टूटने का इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। आए दिन मुझे इसी बात पर ताने देती रहती है कि मेरी शादी टूट गई, मेरी शादी टूट गई। अब मैं भी क्या बोलूँ, मेरी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ, इसीलिए चुपचाप भाभी के ताने सुन रही हूँ। अरे, गलती खुद करे और इल्जाम तुझ पर लगाए, ये कौन सी बात हुई भला? गलती खुद करे मतलब कौन सी गलती? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रही है। और नहीं तो क्या, ये सब तेरी भाभीयों का ही किया धरा है। मैं जिस दिन तेरी शादी में आई थी ना तुझसे मिलने के लिए, तेरे कमरे में आ रही थी,
तब मैंने तेरी भाभीियों को तेरे होने वाले पति से बात करते हुए देखा और उन्होंने तेरे पति से ये कहा कि तू किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए उसने अपनी बारात वहीं से वापस ले ली और तेरी शादी नहीं हुई। और जब तेरी बारात वापस गई तब तू रो रही थी। तब तेरी दोनों भाभी आपस में बात करते हुए कह रही थी कि तेरी शादी तो होने ही नहीं देंगे और इसी तरह तुझे नौकरानी बनाकर घर के काम करवाती रहेंगी। क्या मेरी भाभीियों ने इतना सब किया? मुझे इन दोनों को अपनी भाभी कहते हुए शर्म आ रही है। अब तो इन्होंने हद पार कर दी। अब मैं बताती हूँ कि बिन ब्याही ननद को घर पर बिठाने का नतीजा क्या होता है। रिया सुमन को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनने के बाद सुमन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा वो अपनी भाभीियों को सबक सिखाने की सोच लेती है। और उसी शाम बिना कुछ कहे सुमन अपनी भाभीियों के पर्स से ढेर सारे पैसे लेकर शॉपिंग करके आती है। घर में भाभीियों को बुलाकर कपड़े दिखाने लगती है। भाभी ये देखो मैंने कितनी सारी शॉपिंग करी है। मैंने ना अपने लिए बहुत सारी ड्रेस खरीदी है। ड्रेस? लेकिन ये सब खरीदने के तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? हमने तो कोई पैसे नहीं दिए। फिर पैसे आए कहाँ से? आने कहाँ से? मेरे दोनों भाई मेरी प्यारी प्यारी भाभीियों के पास मेरे लिए खर्च भी तो भेजते ना। बस मैंने आप दोनों के पर्स से पैसे ले लिए और अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग कर ली। तुमने हमारे पर्स से पैसे निकाले, वो भी हमें बिना बताए? तुम्हारी इतनी हिम्मत? भाभी घर की बेटी हूँ मैं, तो हिम्मत तो होनी है ना मुझ में। और वैसे भी क्या आपके पैसे क्या मेरे पैसे है, तो मेरे भाइयों के पैसे ना। अब एक बार उन्हें कहूंगी कि मुझे पैसों की जरूरत है ना, यूं यूं चुटकियों में मेरे अकाउंट में भेजेंगे। अब आप खुद समझिए, अगर मैंने कहा तो और ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि मैंने आपके पर्स से जितने पैसे निकाले उतने में ही शॉपिंग करी, वरना खर्चे तो और भी ज्यादा हो सकते थे। सुमन की बात सुनकर दोनों भाभीियों का मुंह बंद हो जाता है और वो दोनों चुप हो जाती हैं, कुछ नहीं कहती। लेकिन सुमन यहाँ थोड़ी ना रुकने वाली थी, अब तो वो और भी खर्च करती थी। एक दिन सुमन अपने दोनों भाइयों से कहकर घर पर बहुत सारी खाने की चीज मंगवा लेती है और बिना खाए उसे कूड़े में फेंक देती है। ये देखकर गीता को बहुत गुस्सा आता है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ऐसे उड़ाई जा रही हो? अरे अगर हम कुछ कहते नहीं तो तुम सर पर ही नाचे जा रही हो। अपने भाई से बोलकर इतनी सारी चीजें मंगवा ली, खानी भी तो चाहिए थी ना। खाई क्यों नहीं, कूड़े में क्यों फेंक दी? भाभी वो क्या है ना, मंगवा तो ली थी पर फिर बाद में मेरा मन नहीं हुआ खाने का, और फिर मैंने कुछ और मंगवाने का सोचा, इसलिए मैंने सब फेंक दिया। आपको खाना है तो कूड़े में से निकाल कर खा लीजिए ना भाभी। तुम मुझे कह रही हो कि मैं कूड़े से निकाल कर खाऊं? तुम भूल गई हो क्या कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और अपनी भाभी से ऐसे बात कर रही हो? शुक्र है मानो भाभी से बात कर रही हूँ, वरना बात करने लायक तो आप हो भी नहीं। खैर अभी मैंने अपने लिए बाहर से पिज्ज़ा मंगवाया है, खाना हो तो बता देना। तुमने तो सच में हद कर दी। तुम्हारा कुछ ना कुछ परमानेंट इलाज तो करना ही पड़ेगा। भाभी क्या इलाज करोगी हैं? मेरी शादी तो टूट गई है और इतनी जल्दी कोई दूसरी शादी थोड़ी ना करेगा। अब तो मैं ऐसे ही घर में पड़ी रहूंगी और आराम से भैया के पैसों पर ऐश करूंगी। बड़ी आई ऐश करने वाली। 2 महीने में इसकी घर से विदाई ना करवा दी तो हम भी इसकी भाभियां नहीं। गीता और मीनू दोनों सुमन के रोज के खर्चों से बहुत तंग हो जाती है और एक दिन मीनू गीता के कमरे में जाती है। हमने ना बहुत बड़ी गलती करी सुमन की शादी तोड़वाकर। अब तो ये हमारे ही सर पर तांडव कर रही है। अरे इतना खर्च करवाती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसे कैसे सुधारूं। दीदी आपने सच में ना मेरे मन की बात छीन ली। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रही थी कि इसने उनकी तो अभी तक की आधी कमाई उड़ा दी। मैंने सोचा था अपने लिए सोने के गहने बनवाऊंगी, लेकिन यहाँ तो आर्टिफिशियल लेने की भी औकात नहीं बची। अब बस बहुत हो गया इसका। हमने इसकी शादी तुड़वाई थी ना, अब हम इसके लिए जल्दी से कोई लड़का देखते हैं और फटाफट यहाँ से इसे रवाना करते हैं, वरना ये तो हमें कंगाल करवा कर मानेगी। दीदी आप तो लड़का देखने की बात कर रहे हो और मैंने तो देखना शुरू भी कर दिया। मुझे पता है ये लड़की हमसे पता नहीं कौन सी बात का बदला ले रही है। अब तो हम इसकी जल्दी शादी ही करवा देते हैं। हाँ यही सही है। मैं भी इसके भैया से बोल रही थी कि हम लड़का देख रहे हैं, लड़का मिलते ही शादी करवा देंगे। मीनू और गीता ने जो चाल चली थी अपनी ननद के खिलाफ, अब वो उन पर ही भारी पड़ गई थी।
वो दोनों जल्दी से ही अपनी ननद की शादी करवाने में लग गई थी, जिसके बाद सुमन की भी परेशानियां दूर होने लगती हैं।